हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन। बच्चों, क्लास 9 से 10 में आप लोग आ चुके हैं। अभी तक क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर आता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर पढ़ने से पहले और भी कई संख्या हैं जिसका अध्ययन करेंगे। जब तक उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक वास्तविक संख्या क्या होती है हमें समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कुछ बेसिक बात पढ़ेंगे। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, इस क्लास 10 का कोई नॉलेज नहीं है, वैसे भी नहीं है, लेकिन हम पूरा जान रहे हैं कि वो भी नहीं है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम आगे चलते हैं। इस रियल नंबर के अंतर्गत जो भी और भी, जैसे आप लोग अपने फैमिली में रहते हैं, कोई चाचा जी अलग रहते हैं, चाची अलग, मतलब बड़े पापा अलग रहते हैं, आप अलग रहते हैं। ठीक है ना, दादाजी मुखिया होते हैं। उसी तरह हर एक इस नंबर सिस्टम का मतलब क्या, संख्या पद्धति का भी एक अपना अपना फैमिली है, सबको अपने अपने परिवार में रखा गया है। ठीक है, उसी आधार पे हम लोग इस संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले उस परिवार को पहले सबसे अच्छे तरीका से समझेंगे, ताकि हमको समझ आए कि ये वास्तविक संख्या है क्या। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हम गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और गिनते कहाँ से हैं, क्या जीरो से गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते हैं। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 n। ठीक है ना, यानी कि गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, जैसे कि n से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इसका नेचुरल नंबर n का पहला लेटर, नेचुरल का पहला लेटर n आता है, इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे। देखिए, अब तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए 5x बराबर 5 प्लस x बराबर 5 है ना। अब देखिए x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 - 5 हो जाता है, यानी कि x बराबर 0। क्या 0 इस संख्या में आता है? नहीं, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। जब x का वैल्यू जैसे 0 आया तो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसको भी एक अपना फैमिली दिया, जिसका तो अपना परिवार दिया गया, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो गिनती की संख्या है ना, ये जो गिनती की संख्या है, ठीक है, इस गिनती की संख्या में यदि हम लोग 0 को शामिल कर देंगे तो हमारा ये पूर्ण संख्या बनेगा। समझ में आ रहा है कि गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा ये पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इस, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे बारी आती है पूर्णांक संख्या की। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे x + 8 बराबर 5 लिए ना, तो x बराबर, x का जो वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? -3 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? -3। जब ये -3 आया, ये तो ऋणात्मक संख्या है, ये कौन संख्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, कौन सी संख्या है? ऋणात्मक। अभी तक हम लोग देखे क्या, ये यानी कि 1 2 3 4 है तो धन में है, यानी प्लस में है, ये 0 भी है। ठीक है, अब बारी आ गई माइनस की। जब माइनस की आती है तो इसे पूर्णांक संख्या में रखते हैं, पूर्णांक इंटीजर नंबर में रखते हैं। पूर्णांक है कि होता है इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इसे माइनस आया तो इसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो बोलेंगे पूर्णांक संख्या की परिभाषा बोलेंगे संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या शामिल हो। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारा संख्या लिखा हुआ है ना, इसके बीच में 0 आता है। हाँ, एक क्वेश्चन और आती है, अगर पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 0 एक धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, हम यहाँ नहीं बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 0 धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है। ठीक है, तो जैसे 0 हुआ, इधर प्लस धन आता है, 0 के दाईं साइड हमेशा धन आएगा और 0 के बाईं साइड हमेशा क्या आएगा? ऋण आएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा पे 0 के दाईं साइड धन और बाईं साइड ऋण,
ऋणात्मक संख्या आती है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। और पूर्णांक संख्या को हमेशा किससे सूचित करेंगे? जेड से सूचित करते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर को हमेशा डिनोट जो करेंगे वो जेड से करेंगे। समझ में आ रही है बात को? कि गिनती की संख्या को हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या, अगर गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और जब संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब मैंने बारे बारे बात कर ली। अब आप बात करेंगे इस आपके चैप्टर के अंतर्गत सम विषम की भी बात की गई है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सम विषम भी पढ़ेंगे। सम विषम क्या होता है, ठीक है। तो सम विषम क्या होता है, यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर किसको बोलेंगे? कोई भी संख्या यदि 2 के गुणज में आता है, 2 का गुणज किसको बोलेंगे? 2 को बोलेंगे, 4 को बोलेंगे, 6 को बोलेंगे, 8 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, 12, या अपने भाषा में बोलते हैं पहाड़ा, यानी 2 के पहाड़ा में जो भी संख्या आएगा उसे हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। समझ आ रहा है ना? 2 के गुणज में जितनी भी संख्या आती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या बोलेंगे। और विषम संख्या किसको बोलेंगे? तो ऐसी संख्या जो 2 के गुणज में नहीं आता हो। तो 2 के गुणज में नहीं आता है तो देखिए संख्या में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक की बात करते हैं, 10 देखिए। तो ये 2 के गुणज में आ रहा है, ये सारा 2 के गुणज में आ रहा है। बाकी बचा ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या इवन नंबर हो जाएगा? यानी कि 1 3 5 7 9, जो 2 से पूरा भाग ना लगे, ये भी बोलते हैं। जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या बोलेंगे, और जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उसे सम संख्या बोलेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम साइड हट जाते हैं। वहां तक लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं की संख्या से घटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। एक और स्वयं मतलब जो भी संख्या लेंगे वो सिर्फ उस वही संख्या रहना चाहिए और एक रहना चाहिए, और इसके अलावा कोई संख्या ना रहना चाहिए। जैसे कि हम बताते हैं, देखिए 3 की बात करते हैं, जब 3 का गुणन करेंगे तो 1 और 3 आएगा ना, ठीक है। जैसे 12 की बात करते हैं तो 1 से भी लगता है, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और 12 से भी लगेगा, है ना। तो ये सब ये 3 जो है ये 1 है और स्वयं खुद 3 है, लेकिन 12 क्या है? 1 के साथ साथ अन्य संख्या भी है मौजूद है ना। जब 1 के साथ साथ अन्य संख्या मौजूद आता है तो इसका जो आएगा ये भाज्य संख्या में आएगा, ठीक है। लेकिन जब 3 की बात करेंगे तो ये अभाज्य संख्या में बात आएगा, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो सिर्फ 1 है और खुद वो संख्या है। लेकिन 12 का जो गुणनखंड है वो 1 और 12 के अलावा और भी संख्या है, जैसे कि मैंने आप देखी है बोर्ड पे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 6 भी है, तो ये संख्या हो गया। तो भाज्य अभाज्य समझना बहुत इजी है कि ऐसी संख्या जिसको जो एक और स्वयं संख्या से घटे उसे भाज्य अभाज्य संख्या कहेंगे, और भाज्य संख्या का परिभाषा देंगे कि जो स्वयं एक और स्वयं संख्या से तो भाग लगे साथ साथ अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। अब बारी आती है परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या किसके रूप में? ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p वो q पूर्णांक को बताए हैं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को, ठीक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं जहां p वो q क्या रहना चाहिए? ये pq क्या रहना चाहिए? ये पूर्णांक रहना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, पूर्णांक में रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये q जो है ये 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि यदि 4/0 रहता है तो वो अनंत हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है, लेकिन 0/4 तो लिखेंगे तो वो 0 का रहेगा, यानी कि q जो है हमेशा क्या रहना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। अलग संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है।
तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो एग्जांपल लेंगे, जैसे एग्जांपल लेंगे 3 4 0 5 बटे 4 4 बटे 5 माइनस 6 बटे 8 7 बटे 6, ये सब हमारा परिमेय संख्या का एग्जांपल हुआ। देखिए अब p बटे q के रूप में है ये p, यानी कि p बटे q का मतलब हुआ अंश और हर के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक में अंश और हर के रूप में रहना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ आ रही है। ठीक है, जैसे -3 की बात करेंगे, आप कहेंगे सर ये तो p बटे q के रूप में नहीं है, तो है। यदि -3 लिखे तो -3 का मतलब हुआ -3 बटे 1। समझ में आ रहा है? 0 बटा 1 4 बटा 1। ठीक है, अगर इस तरह रहेगी तो ये समझना है कि -3 क्या है, -3 बटा 1 है। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहां p और q जब नहीं लिख सकते हैं तो p q पूर्णांक हो ना हो, q नो मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 कोई मायने नहीं रखता है। परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सब पूछोगे इसका एग्जांपल क्या हुआ, इसका एग्जांपल आएगा √2 √3 पाई, ये सब इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है और परिमेय संख्या का एग्जांपल है। ठीक है, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और परिमेय संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब बारी आती है वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसके बारे में जानेंगे। तो तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए, अगर नोट कर ले। जो समझ गए हैं तो उसका कोई बात ही नहीं। चलिए लिख लिए वहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी संख्या पद्धति के अंदर, मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्या पढ़े। अब सारी संख्या का प्रयोग करके हम वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा ही है कि सभी प्रकार की संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि सभी प्रकार की संख्या को, चाहे उसमें परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, विषम हो, सम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, कोई भी संख्या ले ले, सारा का सारा वास्तविक संख्या है। यानी कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर जो भी संख्या है वो सारा का सारा वास्तविक संख्या को दर्शाता है। चाहे वो धनात्मक की ओर जाए, चाहे क्या 1 और 2 के बीच कोई संख्या नहीं होगा, है दशमलव संख्या है, भिन्न संख्या है और भी संख्या है। ठीक है ना, परिमेय है, अपरिमेय है ना। तो संख्या रेखा पर सब सारी की सारी संख्या है। तो सारी मतलब संख्या रेखा के अनुदिश जिधर भी जाए, चाहे वो दाईं साइड जाए और बाईं साइड जाए, कोई भी साइड जाए, वो हमेशा वास्तविक संख्या को डिनोट करता है। तो वास्तविक संख्या पढ़ने, अब डायरेक्ट बोल देते कि सभी प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो आप समझते। इसीलिए हम बेसिक से उठाए और माउंटेन पे चढ़ाए। ठीक है ना, बेसिक से चढ़ना है और माउंटेन पर चढ़ना है, बेसिक से उठना है और माउंटेन पे चढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं और नोट में भी हम ये लिख दिए हैं कि दुनिया की सारी संख्या रियल नंबर है। पृथ्वी पर चले जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, यूरोप जाइए, तुर्की जाइए, जहाँ भी जाइए, भारत में रहिए, मेरे गांव में रहिए, कहीं रहिए, लेकिन जितनी भी संख्या है सारी की सारी रियल नंबर है। समझ गए? चलिए ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल भी दे दिए। देखिए इरेशनल रेशनल को साथ में डिनोट कर दिए हैं। ये इरेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल। देखिए इसमें क्या कहते हैं, परिमेय हो गया, ये परिमेय, हम इसको प्राकृत भी बोल सकते हैं, पूर्ण भी बोल सकते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं, भाज्य अभाज्य भी बोल सकते हैं। देख लीजिए क्या कहते हैं, सम विषम भी इसी के अंतर्गत आ गया, जहाँ हमारा अपरिमेय संख्या आ गया। तो सारी संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट में लाइक कीजिएगा और लाल वाला घंटी को काला कर दीजिएगा। ठीक है, उससे होता क्या है, मतलब सबसे
सब्सक्राइब होगा। बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे और आप लोग को फ्री सेवा देंगे, ठीक है। और मैथ साइंस के साथ साथ हम प्रयास करेंगे आर्ट्स पेपर का भी बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। हमारे चैनल पे सब सारे सब्जेक्ट का वीडियो प्रॉपरली आते रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या पढ़ाने का तरीका सही है या नहीं। अगर कुछ कमी है हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो और सरल तरीका से बताएं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।